क्यों मोटर इंश्योरेंस की जरूरत होती है, क्या मोटर इंश्योरेंस के फीचर्स होते हैं, मोटर इंश्योरेंस का मार्केट कितना बड़ा है, आप मोटर इंश्योरेंस अपने कस्टमर को कैसे सेल कर सकते हैं, और आप मोटर इंश्योरेंस आपको किस तरीके से अपने कस्टमर को बताना चाहिए। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में हम कुछ चीजें देखेंगे कि ग्रोमो के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, जो कि हम यूजली हर वेबिनार में बताते हैं। ग्रोमो के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आ सकते हैं, और अभी इमीडिएटली हम कैसे काम करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों को ग्रोमो के बारे में नहीं पता है, उन सब लोगों को ग्रोमो के बारे में बताना चाहूंगा। सो ग्रोमो 2019 में स्टार्ट किया था जनवरी में, और आईआईटी दिल्ली के फाउंडर्स हैं हमारे, उन्होंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया। जो आइडिया था, विजन था, वो ये था कि हम जो ग्रोमो, तो हमने स्टार्ट किया था लोन से, अभी रिसेंटली हमने इंश्योरेंस लॉन्च किया है। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जो हमारा विजन था, वो विजन ये था कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो लोन हो, चाहे आने वाले टाइम में और किसी टाइप का इंश्योरेंस, किसी टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो जो कि एक एंड कंज्यूमर के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे प्रोडक्ट्स को हमें रियल भारत तक पहुंचाना है। देखिए, भारत की अगर ग्रोथ करवानी है, इंक्लूसिव ग्रोथ करवानी है, तो हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को नीचे से नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, छोटे से छोटे शहरों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ग्रोमो का जो विजन था वो यही था कि ये सारे प्रोडक्ट्स छोटे छोटे शहरों तक पहुंच पाए। अब वो पहुंचेंगे कैसे, तो उसको पहुंचाने में हमें लगेगी आप लोगों की मदद। तो दूसरी जो चीज ग्रोमो करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा है कि आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बनाए, जो बहुत ही विलिंग है, जो इनकम भी अर्न करना चाहते हैं, जो काम भी करना चाहते हैं। आप जैसे लोगों का एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क बनाए, और आप लोगों के माध्यम से हम इन छोटे शहरों तक पहुंच पाए। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि एटलीस्ट 50 लाख लोग आप जैसे हों जो ग्रोमो से कमाई कर रहे हो, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हो। ग्रोमो का मॉडल बहुत ही सिंपल सा है। जितनी भी इंश्योरेंस और लोन कंपनीज होती हैं, वो ग्रोमो के प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड होती हैं, वो ग्रोमो के प्लेटफॉर्म पे आती है, वो उनके प्रोडक्ट्स ग्रोमो के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जैसे कि आप लोग, वो आके उन प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट में सेल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तो एक आप में से कोई एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर अपनी दुकान पे बैठा है, उसके पास दिन में 100 से 150 कस्टमर आते हैं। अगर वो ग्रोमो का पार्टनर है, तो वो ग्रोमो के ऐप पे जाके, अब आज तो वो केवल परचून की दुकान चलाता है, केवल ग्रोसरीज बेचता है, पर अगर वो ग्रोमो का पार्टनर है, तो वो ग्रोसरीज के साथ साथ में बैठ के अब इंश्योरेंस और लोन भी दे सकता है। तो कोई कस्टमर उसके पास आता है, मान लीजिए आसपास का जानकार इंसान उसके पास आता है, और वो कहता है कि मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है या मेरे को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब वो शॉपकीपर जो उनका वैसे ही दोस्त था, उनके लिए ग्रोसरीज डिलीवर करवाता था, ग्रोसरीज उनको बेचता था, वो उनको बता सकता है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है ग्रोमो की तरफ से, और वो हेल्प कर सकता है उनकी लोन और इंश्योरेंस में, और ऐसा करने से वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। सिमिलर वे में अगर कोई टीचर है, तो अपने जो फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में, हाउसवाइफ है, सीए है, बैंकिंग प्रोफेशनल है, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, आप ग्रोमो के साथ काम कर सकते हैं और एक अच्छी पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं। तो ये ग्रोमो का मॉडल है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे इनकम कमाएं। तो आगे बढ़ते हैं, जिस बारे में आज का वेबिनार है उस चीज के बारे में बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस। अच्छा, मोटर इंश्योरेंस के बारे में एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक सबसे बड़ा परसेप्शन जो है आज की तारीख में मोटर इंश्योरेंस को लेकर, तो मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस भी मोटर इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस भी मोटर इंश्योरेंस है, और बहुत सारे व्हीकल्स जो भी हैं, जितने भी व्हीकल्स का इंश्योरेंस है वो मोटर इंश्योरेंस कहलाता है। तो आप सब ने, जिसके पास भी गाड़ी है, कार है, बाइक है, उन सबको पता होगा कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या टीयर 2 सिटी में रहते हैं, तो वहां पे अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस लेना, मतलब वैसे तो पूरे भारत में कंपलसरी है, पर छोटे शहरों में लोग फिर भी कभी कभी नहीं लेते हैं क्योंकि पुलिस वाले चेक नहीं करते हैं, पर बड़े शहरों में तो यूजली लेना ही पड़ता है कि अदरवाइज चालान हो जाता है। तो अमूमन तया
लोगों को मोटर इंश्योरेंस का मतलब वही समझ में आता है कि सर एक्चुअली लेना कंपलसरी है तो फिर लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो चालान हो जाएगा, इसलिए मोटर इंश्योरेंस जरूरी है। पर यह जानना जरूरी है कि वो जरूरी क्यों है, भारत सरकार ने वो जरूरी क्यों किया है, और क्या पार्ट जरूरी है मोटर इंश्योरेंस का और क्या पार्ट जरूरी नहीं है, क्या पार्ट ऑप्शनल है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि भारत सरकार ने वो मैंडेटरी क्यों किया है, ये समझने के लिए ठीक है हमें ये देखना पड़ेगा कि मोटर इंश्योरेंस कवर क्या करता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मोटर इंश्योरेंस कवर करता है। दूसरी चीज कि क्या पार्ट ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड क्या पार्ट ऐसे हैं जो मोटर इंश्योरेंस कवर करता है पर लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग लेते नहीं। तो ये दोनों ही चीजें हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मोटर इंश्योरेंस की जरूरत है क्यों। तो अपार्ट फ्रॉम एक कारण जो मैंने अभी बोला कि सरकारी फरमान आया कि भाई आपको मोटर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अगर आपको गाड़ी चलानी है, तो वो तो ठीक है, पर उसके अलावा जो मेजर रीजन है मोटर इंश्योरेंस लेने के लिए वो ये है कि एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन, और भारत की बात नहीं है ये, ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन। अगर तो आप देखेंगे तो हर साल में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और 5 लाख से ज्यादा ही लोग उन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौतें भी हो जाती है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर 3 में से 1 इंसान मर जाता है। तो इसलिए ये जानना, ये तो अब मोटर इंश्योरेंस इसमें कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो जब आपका एक्सीडेंट होता है तो 3 मेन पार्टीज हैं जिनको नुकसान पहुंचता है, 3 चीजों। पहली चीज, जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है उस चीज को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज, आपको आपकी खुद की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है जिससे आपने एक्सीडेंट किया है। तीसरी चीज, आपको खुद को नुकसान पहुंचता है, सामने वाली चीज को जिससे आपने एक्सीडेंट किया है, आपकी खुद की गाड़ी को, आपको खुद को, और ये तीनों ही चीज मोटर इंश्योरेंस में कवर होती है। तो डेफिनेशन अगर देखी जाए मोटर इंश्योरेंस की, तो मोटर इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, ठीक है, जो कि किसी भी व्हीकल के लिए परचेज किया जा सकता है, और वो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, ओन फिजिकल डैमेज, जो कि तीनों चीजें मैंने आपको बताई, उन तीनों चीजों को कवर करता है। तो फायदे क्या है, फायदे वही है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओन डैमेज, मतलब खुद के नुकसान के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, एक्सीडेंटल डेथ के, गाड़ी के नुकसान के अगेंस्ट है, एक्सीडेंटल डेथ मतलब खुद के नुकसान के अगेंस्ट है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो जो भी क्लेम करती है उस क्लेम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। और चौथी चीज जो है वो तो वही है जो कि हम सबको पता ही ऑलरेडी, कि सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है, सरकार ने मैंडेटरी क्या किया हुआ है, थर्ड पार्टी। सरकार ने केवल और केवल थर्ड पार्टी मैंडेटरी किया है कि अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट करते हो तो सामने वाले को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, ताकि वो नुकसान जो है वो उसकी भरपाई हो जाए। तो सरकार का पॉइंट ये है कि सामने वाले की भरपाई होनी चाहिए, जिसकी गलती नहीं है, जो कि गलती से एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, उसकी भरपाई होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो मैंडेटरी किया हुआ है। तो अगर वो नहीं लेंगे तो बेसिकली 2 से 3 महीने की सजा हो सकती है और 2 से 3 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो एक उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हमें मिलता है। अगर मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, किसी भी टाइप के व्हीकल के अगेंस्ट लिया गया इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस है। कार, बाइक, कमर्शियल व्हीकल, गुड्स कैरियर, पैसेंजर कैरियर, बसेस, ट्रैक्टर, जेसीबी, सब कुछ जो भी कमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो, उसके अगेंस्ट लिया गया इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस कहलाता है। जहां तक हम बात करें कि मोटर इंश्योरेंस का मार्केट कितना बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि भारत में अगर तो केवल कारों की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा कारें, तो मतलब 3 करोड़ से ज्यादा कारों में हमें 3 करोड़ से ज्यादा, तो मतलब 3 करोड़ अगर कारें हैं तो 3 करोड़ तो हमें इंश्योरेंस चाहिए होंगे थर्ड पार्टी, तो क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा उसके ऊपर ओन डैमेज, ठीक है, और बहुत सारी फीचर्स होते हैं जो अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे, वो सारे फीचर्स भी चाहिए होंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना बड़ा है, तो अगर तो हम देखें तो तकरीबन सालाना जो प्रीमियम आता है कारों की वजह से वो 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम आता है इंश्योरेंस कंपनीज के पास। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है।
ऐसे बाइक का देखेंगे आप 20 करोड़ तकरीबन बाइक्स हैं और कमर्शियल व्हीकल 1.5 करोड़ तकरीबन है। तो इन सब का अगर जितना प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है साल में, उसको मिला दें तो 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है। 60 to 65,000 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है। वो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रीमियम है, आपको तो उसका बहुत ही माइन्यूट पार्ट करना है। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मार्केट में। दूसरी चीज कि ये जो नंबर है ये बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नंबर कम हो रहा है। कारें नहीं खरीदी जा रही हैं, बाइकें नहीं खरीदी जा रही हैं। जैसे जैसे मिडिल क्लास के पास पैसा आ रहा है वैसे वैसे मिडिल क्लास कारों की तरफ जा रही है, वो नई कारें खरीद रही है। तो आपके लिए मार्केट और ग्रो ही होते जा रहा है। तीसरी चीज, काउंट ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली की बात करूं मैं, कि जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। आपने कहा कि यार भारत में तो इतनी है, मेरे शहर में कितनी है? तो दो एक शहरों के एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली का, जयपुर का। दिल्ली थोड़ा बड़ा शहर, जयपुर उससे रिलेटिवली छोटा शहर। दिल्ली में 30 लाख कारें, 80 लाख बाइक है, 12 से 15 लाख कमर्शियल व्हीकल है। तो तकरीबन देख लो आप 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्हीकल हो गए। जयपुर की बात करूं, 4 लाख कारें, 15 लाख बाइक और 1 लाख कमर्शियल व्हीकल, तकरीबन 20 लाख से ऊपर व्हीकल हो गए। 20 लाख ना व्हीकल कम नहीं होते। अगर तो हमें इंश्योरेंस करवाना हो तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे व्हीकल्स मिलेंगे। अगर तो हम बता दे लोगों को कि हम इंश्योरेंस में डील करते हैं, तो हमारे आसपास इतने लोगों के पास व्हीकल्स हैं कि वो हमारे पास आ सकते हैं और हमारे बेसिकली हमें बता सकते हैं कि अच्छा उनको इंश्योरेंस चाहिए और हम इनको इंश्योरेंस दिलवा देंगे। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा हमारा, ठीक है, वो रिलेटिवली एज कंपेयर टू मार्केट रिलेटिवली काफी कम होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था आपको मोटर इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है। तो मोटर इंश्योरेंस 3 चीजें कवर करता है। आपकी अगर मान लीजिए गलती आपकी है या आपके क्लाइंट की है, कस्टमर की है, तो आपकी एक्सीडेंट करने की वजह से जो सामने वाला पार्टी है, थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी को जो भी नुकसान होता है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। वो कवर होता है। खुद की गाड़ी को नुकसान कवर होता है और खुद को नुकसान पर्सनल एक्सीडेंटल कवर वो भी कवर होता है। तीनों अलग अलग फॉर्म में आते हैं। हम यूजली जो भी मोटर इंश्योरेंस जिसने भी करवाया है अपना खुद का, उनको पता है, उन्होंने एक टर्म सुनी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जो पहला वाला पार्ट है और जो बीच वाला पार्ट है, ओन डैमेज, खुद की गाड़ी का नुकसान, इन दोनों को जब मिला दो तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बनता है। और जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है वो कंपलसरी है सरकार की तरफ से, तो वो तो आपको लेना ही पड़ता है उसके साथ में। तो इन तीनों को जब मिला दें तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बनता है। पर इन तीनों को अलग अलग बताया इसलिए है क्योंकि एक सरकार का नियम बदल गया है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और जिसकी वजह से ओन डैमेज जो कि पहले केवल कॉम्प्रिहेंसिव में आता था, अब अपने आप में अलग से आता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी कवर है, वो होता क्या है? तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भारत सरकार ने बोला था कि थर्ड पार्टी कवर, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कंपलसरी है, मोटर किसी भी मोटर व्हीकल के लिए कंपलसरी है। उसका कारण यह है कि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं भुगतना पड़े। तो आप अपने आप को इंश्योर करवाएं कि ना करवाएं वो आपकी मर्जी है, पर आपको सामने वाले को इंश्योर करवाना जरूरी है जिसके साथ आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाला केपेबल ना हो अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने के लिए और गलती भी नहीं है उसकी। तो इसलिए भारत सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया। इसमें कवर क्या होता है? सामने वाले पर्सन की डेथ, सामने वाले पर्सन की इंजरी, या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी में, पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आपने एक्सीडेंट कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान होता है वो सारा इसके अंदर कवर होता है। क्या कवर नहीं होता है? आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ वो इसमें कवर नहीं होता है, क्योंकि वो उसके लिए अलग से ओन डैमेज का लेना पड़ता है। पर्सनल एक्सीडेंटल जो कवर है वो नहीं मिलता है आपको। अगर आपको आपका हाथ पैर में कहीं पे चोट लग जाए या आपकी डेथ हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आपने अलग से पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले रखा हो। थर्ड पार्टी के अंदर वो इंक्लूड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ओन डैमेज, ओन डैमेज में क्या इंक्लूड होता है? ओन डैमेज, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी उन सबसे एक बहुत ही दिली रिक्वेस्ट है कि ओन डैमेज पे प्लीज फोकस करें, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कंपलसरी है, वो तो हर कोई लेगा, पर ओन डैमेज लोग लेते नहीं है। पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ओन डैमेज कितना इंपॉर्टेंट है। पर
ओन डैमेज ऐसे एक ऐसी चीज है जो कि आपको एडिशनली लेनी पड़ती है। तो अब या तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें आप, या फिर ओन डैमेज स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी लें आप, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपने ऑलरेडी करवा रखी है। आज अगर तो कोई आज गाड़ी खरीदता है, मतलब दो सिनेरियोज हैं एक्चुअली, ठीक है, अगर किसी ने आज गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो उसको 3 साल का मैंडेटरीली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। पर अगर तो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ में, ठीक है, उसको ओन डैमेज भी लेना है तो उसको अलग से लेना पड़ेगा। और 3 साल बाद में जब भी वो रिन्यू करवा रहा होगा, तो या तो वो कॉम्प्रिहेंसिव ले सकता है जिसके अंदर ओन डैमेज और थर्ड पार्टी मिले हुए होंगे, और या फिर वो खाली थर्ड पार्टी ले सकता है एंड बाद में ओन डैमेज ले सकता है। तो ओन डैमेज अलग से भी आता है, और अगर थर्ड पार्टी के साथ मिलाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बन जाता है। अब एक सिनेरियो ले रहे थे हम कि विनोद जी, मान लीजिए विनोद जी हैं, अब विनोद जी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, उनको पता नहीं था, उनको किसी ने बताया नहीं, उनका हो गया एक्सीडेंट। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो, अब गाड़ी को तो नुकसान हो गया, अब उन्होंने गाड़ी डाली गैराज में। गैराज में गाड़ी डालने के बाद में उन्होंने गैराज वाले से बोला कि भाई मेरा तो इंश्योरेंस है, ठीक है, क्लेम करवा दो। अब उन्होंने, गैराज वाले ने जैसे ही वो इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाला तो उन्होंने बताया सर ये तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसमें आपकी गाड़ी को हुआ 1 रुपए का नुकसान भी कवर नहीं होगा। विनोद जी को लगा उनके पास इंश्योरेंस है, पर एक्चुअली उनके पास इंश्योरेंस केवल थर्ड पार्टी का था जो मैंडेटरी था, उन्होंने ओन डैमेज तो कभी लिया ही नहीं। तो ओन डैमेज और नुकसान तो देखिए, एक्सीडेंट अगर होगा, ठीक है, तो सामने वाले को नुकसान तो होगा ही होगा, पर पक्का पक्का आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और नुकसान होगा मतलब खर्चा होगा। तो खाली थर्ड पार्टी लेने का तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता मेरे को। हमेशा ओन डैमेज तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आप ले रहे हो उस केस के लिए जब एक्सीडेंट हो जाए, और जब एक्सीडेंट होगा तो आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, और अगर आपकी गाड़ी का नुकसान कवर नहीं हो रहा तो फिर मतलब क्या रह गया। तो इसलिए ऑन डैमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन डैमेज में कवर क्या होता है, आपकी गाड़ी का डैमेज, आपकी गाड़ी की चोरी, मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई पार्ट चोरी कर ले जाता है, आपकी पूरी की पूरी गाड़ी चोरी हो जाती है, तब भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा गाड़ी का। आईडीबी वैल्यू जो होती है, ठीक है, जो आईडीबी वैल्यू होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो एक वैल्यू डिक्लेयर करता है अपनी कार की, आईडीबी बोलते हैं उसको। उस वैल्यू, जो वैल्यू है, उस वैल्यू, वो वैल्यू आपको मिल जाती है अगर चोरी होती है तो। अच्छा, क्या कवर नहीं होता है, गाड़ी को अगर तो डैमेज हो रहा है और वो इंटेंशनल हो, जानबूझ के आपने गाड़ी को डैमेज किया तो वो कवर नहीं होता है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है वो अलग से लेना पड़ता है, मैंने पहले ही बताया था। अगर आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइव कर रहे हैं तो वो कवर नहीं होता है। वेयर एंड टेयर कवर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है वो भी मैंडेटरी है सरकार के द्वारा। और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में होता क्या है कि जो पर्सन, जो ओनर है गाड़ी का, वो ओनर या फिर ड्राइवर या फिर कोई अननेम्ड, मतलब अज्ञात पैसेंजर, ठीक है, या फिर को ड्राइवर, तो ये सब लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला थर्ड पार्टी तो वैसे भी कवर्ड है, गाड़ी आपने कवर कर दी है ओन डैमेज में, ठीक है, पर ये जो बंदा है इसको भी तो कवर करने की जरूरत है। तो इसको कवर करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होता है। तो इसके अंदर बस कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन्स क्या है कि अगर तो कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को लेके जा रहा है गाड़ी से, तो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होती है। उस कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के अंदर जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो कवर नहीं होते हैं उस समय पीए से, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर से, ठीक है। अगर तो व्हीकल को किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तब भी वो इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर किसी का ड्राइवर का, को ड्राइवर का या किसी अननेम्ड पैसेंजर का अगर नाम नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी में तो वो भी कवर्ड नहीं माना जाता है। अगर तो सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है तो वो भी कवर नहीं होता है। तो आप बेसिकली जितने भी इल इंटेंडेड हार्म्स हैं जो अपने आप को आते हैं, जो कि जैसे कि सेल्फ इंजरी है, सुसाइड अटेम्प्ट है, ठीक है, या इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम नहीं है, तो वो सब इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो ये मोटा मोटा 3 चीजें थी, ठीक है, जो कि कवर होती है। और यही मोटर इंश्योरेंस का पर्पस भी है, सामने वाली पार्टी को नुकसान की भरपाई, खुद के नुकसान की भरपाई, और गाड़ी के, अपनी गाड़ी के नुकसान की भरपाई, बस। अब जो हम बात कर रहे थे, तो पहले 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था। उस मोटर व्हीकल एक्ट ने बोला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अब उसके बाद में सितंबर 1, 2018 को भारत सरकार ने एक नया डायरेक्टिव दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी था, अब वो 1 साल का मैंडेटरी नहीं है, अब वो कार के लिए 3 साल का मैंडेटरी है,
और बाइक के लिए 5 साल का मैंडेटरी है, पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं है। जो भी गाड़ियां सितंबर 1 2018 के बाद खरीदी जाएंगी भारतवर्ष में, उन सारी गाड़ियों पे अगर तो कार है तो 3 साल का टीपी थर्ड पार्टी करवाना कंपलसरी है एक साथ, और 5 साल का बाइक का टीपी करवाना कंपलसरी है। अब थर्ड पार्टी तो लोग करवा लेते हैं, या फिर जो डीलर होता है वो खुद करवा के दे देता है। अब उस पे ओन डैमेज, ओडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा अभी, वो ओन डैमेज आप लोग उनको सेल कर सकते हैं कि जो टीपी हो गया जिनका, भाई आप ओडी लो। ओडी लेना बहुत जरूरी है टीपी के ऊपर, तो अलग से ओडी उनको देना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अलग से ओडी देके हम एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा फायदा कर रहे हैं। क्या बदला है क्या नहीं बदला है इस पॉलिसी की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि जितनी भी गाड़ियां 2018 से पहले की उनके लिए कुछ नहीं बदला है। बाद वाली गाड़ियों के लिए ये कंपलसरी है, पर जब भी वो 3 साल या 5 साल का उनका टीपी खत्म हो जाता है, उसके बाद में फिर रेगुलर प्रोसेस हो जाएगी, हर साल रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, आईडीवी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, थर्ड पार्टी आउटफ्लो ही बढ़ा है। ठीक है, ओडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चेंजेस क्या हुए हैं कि अगर तो 3 साल का कंबाइंड देखें और 1-1 साल का देखें, तो 1 साल का जो थर्ड पार्टी प्रीमियम पहले आता था, तो 1000 सीसी के व्हीकल में कंपेयर करें तो 3 साल का कंबाइन करके कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है, तो अच्छा फायदा भी है कस्टमर को। पर अगर 1000 सीसी से ज्यादा का व्हीकल है, ठीक है, तो वो जो कंबाइंड प्रीमियम आप 3 साल का, वो ज्यादा पड़ रहा है, तो उस केस में कस्टमर को नुकसान है। पर आई थिंक कि वो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है इस चीज को कि आप कम सीसी के व्हीकल को यूज कीजिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है ज्यादा सीसी के व्हीकल से। ठीक है, दूसरी चीज, पहले स्टैंड अलोन ओन डैमेज का पॉलिसी नहीं मिलता था मार्केट में, पर जब से थर्ड पार्टी मैंडेटरी किया है 3 साल का, तब से स्टैंड अलोन, मतलब एक स्टैंड अलोन ओडी का ओन डैमेज का पॉलिसी मिलता है मार्केट में। तो आप अलग से, जिनके पास खाली टीपी है, उनको अलग से ओडी पिच कर सकते हैं। और मानिए, यकीन मानिए, सबसे आसान जो बेसिकली सेल करना है वो ओडी ही है, क्योंकि हर किसी को अपने नुकसान की परवाह ज्यादा है। तो ओडी जो चीज है, ओडी आप जिनके पास भी खाली थर्ड पार्टी है गाड़ियों में, कारों में, तो उन सबको पिच कीजिए कि वो ओन डैमेज ले। मोटर इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे क्विकली। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम को? तो व्हीकल रिलेटेड फीचर्स हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड फीचर्स हैं, फिर डेमोग्राफिक्स रिलेटेड फीचर्स हैं। ये क्या है देखते हैं। तो व्हीकल रिलेटेड फीचर में क्या है कि सबसे पहले कार का मैन्युफैक्चरर। तो कार के मैन्युफैक्चरर में आप देखेंगे कि मारुति की जो गाड़ियां होती है, मान लीजिए, तो मारुति की गाड़ियों में क्लेम बहुत ही कम आता है। मान एक एग्जांपल लेते हैं, और मारुति की गाड़ियों में क्लेम बहुत ही कम आता है, और साथ ही साथ मारुति की गाड़ियों में जो खर्चा होता है क्लेम आने पे, वो खर्चा भी कम होता है। तो मारुति की गाड़ियों पे जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम भी कम होता है। तो जिस मैन्युफैक्चरर का क्लेम ज्यादा आता है, उस पर प्रीमियम ज्यादा होता है। दूसरा, व्हीकल जितना पुराना होता जाता है, उतनी व्हीकल की वैल्यू कम गिरती है, और वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम आता है, तो प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तो हर 1000 रुपए की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू पे कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, ये कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे व्हीकल की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्हीकल का जो हर 1000 रुपए की वैल्यू का प्रीमियम जो है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, ओवरऑल प्रीमियम कम है, पर गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से जो प्रीमियम बन रहा है, और वैल्यू पे कंपेयर करें, कि वैल्यू भी तो कम हो गई ना, वैल्यू पे कंपेयर करें, तो फिर प्रीमियम ओवरऑल हर 1000 रुपए की वैल्यू बनाने के लिए जो प्रीमियम दे रहे हैं, वो प्रीमियम बढ़ रहा है। उसका कारण बहुत सिंपल सा है, गाड़ी पुरानी होती जाती है, उसमें जो खर्चा होता है, वो खर्चा बढ़ते जाता है, और खर्चा बढ़ते जाता है, तो फिर इंश्योरेंस अगर कोई क्लेम करने जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा खर्चा होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली वो प्रीमियम पर 1000 रुपए की वैल्यू पे प्रीमियम ज्यादा लेती है। तीसरी चीज है इंजन कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जैसे जैसे इंजन कैपेसिटी बढ़ती जाती है, 1000 सीसी से 1500 सीसी, 1500 सीसी के ऊपर भी 2000 सीसी, जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गाड़ी का प्रीमियम बढ़ते जाता है। ड्राइविंग रिकॉर्ड, अगर तो आप ऐसे ड्राइवर हैं जिसने पास्ट में बहुत सारे क्लेम्स लिए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि भाई आप तो क्लेम्स बहुत लेते हो, मतलब आप तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा करते हो, तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई कर देते हैं। सेफ्टी फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कस्टमर के क्लाइंट की गाड़ी के अंदर कोई सेफ्टी फीचर है, एंटी थेफ्ट अलार्म है, या फिर कोई और सेफ्टी फीचर है, तो आपको अपने कस्टमर को बताना चाहिए कि वो अपनी जो बेसिकली प्रपोजल फॉर्म है, उस प्रपोजल फॉर्म के अंदर क्लियरली लिखे कि मेरी गाड़ी में ये सेफ्टी फीचर है, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स अगर होंगे
तो गाड़ी का प्रीमियम कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 2, 3, 4, 5% डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा है इंश्योरेंस रिलेटेड फीचर्स जो कि आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। तो एक है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अच्छा, मोटर इंश्योरेंस के अंदर नो क्लेम बोनस क्या होता है? तो मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस करवाया अपनी गाड़ी का, आपकी गाड़ी है स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट का आपने इंश्योरेंस करवाया, आपका प्रीमियम आया 10,000 रुपए, ठीक है। अब आपने, आपकी गाड़ी की कुछ वैल्यू थी 5 लाख रुपए, ठीक है, प्रीमियम आया 10,000 रुपए। अब आपने अगले इस साल गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हुआ नहीं, ठीक है, और आपने एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपने अगले साल, उस साल कोई क्लेम नहीं लिया। अगले साल जब आप रिन्यू करवाने गए तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपने कोई क्लेम नहीं लिया, इसलिए अब आपका प्रीमियम तो बन रहा है 10,000 रुपए, पर आपको 20% की छूट दे देंगे। तो अब आपका प्रीमियम कितना बना? 8,000 रुपए। फायदा किसका हुआ? आपका, क्योंकि आपको 8,000 रुपए आपने क्लेम नहीं लिया, इसलिए आपको 2,000 रुपए की छूट मिल गई, आपका 8,000 रुपए का प्रीमियम बना। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो कि आपने गाड़ी ले रखी है, ठीक है, आपने गाड़ी ले रखी है और आप बेसिकली आपका एक्सीडेंट हो भी जाता छोटा मोटा, आपका खर्चा आया 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का, ठीक है, पर आपने क्लेम ले लिया तो आपके नाम पे क्लेम चढ़ गया। वहीं पे अगर 1,000-1,500 रुपए का क्लेम नहीं लेते तो 2,000 का फायदा प्रीमियम में बैठ रहा था आपका, क्योंकि 20% आपको एनसीबी मिल रही थी। एक और सिनेरियो बताता हूं मैं, इंटरेस्टिंग सिनेरियो। 4 साल हो गए आपकी गाड़ी को और 4 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया, तो आपको पता है एनसीबी जो आपको मिलता है वो 50% है। अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपए हो तो आपको 5,000 का प्रीमियम पड़ेगा, 5,000 आपके ऑफ हो जाएंगे। पर अगर आपने क्लेम ले लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1,000-1,500 रुपए के लिए, छोटी सी चीज के लिए, तो फिर वो पूरा का पूरा एनसीबी आपका जीरो हो जाता है। तो एनसीबी कैसे बढ़ता है? पहले साल 20%, दूसरे साल 30%, तीसरे साल बेसिकली 40%, मतलब एक साल ना लो तो दूसरे साल आपको 20% मिलता है, तीसरे साल 30% मिलता है, चौथे साल 40% मिलता है और पांचवें साल आपको 50% एनसीबी मिलता है। तो ये 20 से 50% तक वेरी करता है, पर ये तभी होता है जब कंटिन्यूअसली क्लेम फ्री साल चल रहा हो, कंटिन्यूअसली क्लेम नहीं ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो एनसीबी छोटा मोटे, हमें अपने कस्टमर को समझाना चाहिए कि छोटे मोटे क्लेम्स नहीं लेने चाहिए, छोटे मोटे क्लेम्स अपनी जेब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, थर्ड पार्टी लेनी है या कॉम्प्रिहेंसिव लेनी है या स्टैंड अलोन ओडी लेनी है, तो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना प्रीमियम जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज है डिडक्टेबल अमाउंट। डिडक्टेबल अमाउंट क्या होता है? अगर तो हेल्थ इंश्योरेंस के वेबिनार में किसी ने अटेंड किया होगा तो उनको पता है कि डिडक्टेबल अमाउंट क्या होता है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख आईडीबी का अपना एक इंश्योरेंस करवाया जिसके प्रीमियम आया 10,000 रुपए, पर अगर आप बोलते हैं कि मैं उस 5 लाख में से पहले 20,000 का खर्चा अपनी जेब से दे दूंगा, उस 5 लाख में से पहले 20,000 का खर्चा अपनी जेब से दे दूंगा, तो आपका जो प्रीमियम है वो 10,000 से घट के प्रॉब्ली 6 या 7,000 रह जाता है। मतलब जितना आप डिडक्टेबल लेते हैं, जितना आप बोलते हैं कि मैं अपनी जेब से दे दूंगा, जितना ज्यादा अमाउंट वो होता है उतना ही कम आपका प्रीमियम भी होते जाता है। उसके बाद में है एड ऑन्स। बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। नई नई गाड़ी खरीदते हैं, हर कोई जीरो डिप्रिसिएशन लेता है। जब भी कभी कोई नई गाड़ी लेता है हमेशा उसको सजेस्ट कीजिए कि आप वो जीरो डेप लें, जीरो डिप्रिसिएशन ले। उसमें फायदा क्या होता है कि एक तो 1 साल के अंदर अनलिमिटेड क्लेम्स मिलते हैं, दूसरा पूरी गाड़ी रीहॉल हो जाती है, पूरी गाड़ी में जो भी छोटा मोटा स्क्रैचेस से लेकर बड़े से बड़ी चीज तक, ठीक है, हर चीज कवर हो जाती है, ठीक है। तो जीरो डिप्रिसिएशन का अलग से प्रीमियम जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर एड ऑन का एक अलग से प्रीमियम, अलग से अमाउंट इंक्रीज होता है। तो जीरो डेप, जो अगर नई गाड़ी है तो जीरो डेप लेना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा है। तो आप अपने कस्टमर को भी पिच कीजिए जीरो डेप ले वो, ठीक है, जीरो डिप्रिसिएशन कवर। इसके अलावा कंज्यूमेबल कवर्स होते हैं, लॉक इन की कवर होते हैं, ये सब देखेंगे हम अभी आगे। और उसके बाद में लास्ट चीज है आईडीवी। तो हर इंश्योरेंस कंपनी एक रेंज देती है कि जैसे कि आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी का 3 से 5 लाख के बीच में आईडीवी हो सकता है, वो आपको बताना आपको आईडीवी कितना चाहिए। अब पता है इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आईडीवी एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो सबको लगता है कि हमें तो मैक्सिमम चाहिए, पर वो गलत है, वो सोच गलत है। क्योंकि आईडीवी पूरे की पूरी वैल्यू का इंपॉर्टेंस कब है? जब आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो या आपकी गाड़ी को टोटल डैमेज हो गया, पिलर विलर प्रॉपर डैमेज हो गया हो, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि आपकी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता। वही एक सिनेरियो है, 2 सिनेरियोज हैं
जब आपकी गाड़ी की पूरी वैल्यू का अमाउंट आपको मिल सकता है। अदरवाइज बाकी सब सिनेरियो में आपका जो खर्चा आता है, जो खर्चा 20, 30, 40, 50 हजार रुपए होता है, ठीक है, वो खर्चा कवर करने के लिए आपको आईडीवी बहुत बड़ा रखने की जरूरत है नहीं। अब जबरदस्ती आईडीवी बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जबरदस्ती आईडीवी बढ़ा के हर साल प्रीमियम ज्यादा देने का कोई पॉइंट नहीं है। आईडीवी उतना रखिए जितना आपको सूटेबल है, जो कि आपको चल जाएगा। और आईडीवी जितना ज्यादा होगा प्रीमियम उतना ज्यादा होगा, आईडीवी जितना कम होगा प्रीमियम उतना कम होगा, ये देखने वाली चीज। तो अपने कस्टमर को, जिसको लग रहा है कि प्रीमियम ज्यादा है, तो उसको समझाइए कि आईडीवी वैल्यू कम कर ले। फिर कुछ फीचर्स होते हैं डेमोग्राफिक रिलेटेड फीचर्स, जो कि रिलेटिवली बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर, मतलब बहुत ही कम फर्क पड़ता है इसका इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, पर फर्क पड़ता है। तो ये फीचर्स क्या होते हैं? एक है जेंडर, एज। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि अगर तो एक यंग मेल है 18 से 25 साल की उम्र का और एक फीमेल है 18 से 25 साल की उम्र की, तो इंश्योरेंस कंपनीज का मानना है कि जो फीमेल है वो ज्यादा अच्छे से गाड़ी चलाती है, रिस्क ही कम होता है, और जो मेल है वो उतने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता है, तो मेल का प्रीमियम ज्यादा आता है। लोकेशन, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर नॉन मेट्रो में है तो प्रीमियम कम आएगा। प्रोफेशन, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप ट्रेवलर है, हाई रिस्क जॉब है, ठीक है, जर्नलिस्ट है, सेल्समैन है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम कम आएगा। अगर आप मैरिड है तो आपका प्रीमियम कम आएगा, अगर नॉन मैरिड है, सिंगल है, तो ज्यादा आएगा। तो अच्छा, उसके बाद में एक हमने चीज देखी थी एड ऑन्स, कि कुछ एड ऑन्स हैं जिनकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है, और वो एड ऑन्स बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। तो एड ऑन्स क्या होते हैं? कुछ एक एड ऑन्स के बारे में बताना चाहूंगा क्विकली। जीरो डिप्रिसिएशन के बारे में हमने बात की। जीरो डिप्रिसिएशन काफी यूजफुल है आपके कंज्यूमर के लिए। फिर हमने बात की रोड साइड असिस्टेंस के बारे में। रोड साइड असिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी कस्टमर की गाड़ी अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम पे किसी रोड पे बाहर आउटडोर में स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो वो जो रुकी हुई गाड़ी है, ठीक है, उसको आपकी इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट के लिए एक गाड़ी भेजती है जो उसको टो कर सकती है, जो उस गाड़ी में जंप स्टार्ट करवा सकती है, पंचर हो गया तो पंचर रिपेयर कर सकती है, तो उसको बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अलग से ये प्रोवाइड करवाती हैं, पर इसके लिए हल्का सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इंजन प्रोटेक्टर, कि इंजन में हुए नुकसान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन प्रोटेक्टर होता है। लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, अगर आपकी गाड़ी में सामान पड़ा था, आपका पर्सनल बैग पड़ा था, वैसे तो वो कवर नहीं होगा, पर अगर तो आपने लॉस ऑफ बिलोंगिंग ले रखा है तो वो कवर होगा। मेडिकल कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नॉन इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, एनसीबी प्रोटेक्शन। एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है कि आपके एक साल पे क्लेम लेने पे आपका एनसीबी तो चले जाएगा, वो 20% की जगह 0% हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको एनसीबी प्रोटेक्शन मिलता है कि एनसीबी जो भी आपका अगर 20% आना था और 0 हो गया है, अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लिया है तो 20% कंसिडर हो जाता है। की एंड लॉक कवर, की एंड लॉक कवर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई होंडा सिटी ड्राइव करता है, ठीक है, या फिर और भी कोई मारुति का बेसिकली बलेनो ड्राइव करता है, या फिर कोई भी थोड़ी सी हायर रेंज की गाड़ी ड्राइव करता है, तो उनको पता है कि उनके जो लॉक्स होते हैं, ठीक है, वो लॉक्स जो होते हैं, की लॉक बेसिकली इंजन स्टार्ट करने वाला लॉक भी, बाहर का जो गेट का लॉक भी होता है, ये सारे लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रिप्लेस होते हैं पूरा का पूरा, और इनका जो खर्चा होता है वो 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आता है। आप सोच सकते हैं, या तो आप मार्केट में जाके उसको तुड़वा के, ठीक है, उसका इलाज करवाइए, या फिर 10,000 तक रुपए देने पड़ जाते हैं आपको उस लॉक को चेंज करवाने के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसको कवर करने के लिए भी अलग से एड ऑन आता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, तो ये एक स्लाइड के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं मैं, रिन्यूअल। सो नई पॉलिसी लेने पे तो ठीक है, पर मोस्टली आपके पास केसेस आएंगे रिन्यूअल के। तो रिन्यूअल में दो कंडीशन होती है कि एक तो आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड है कि नहीं है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं है तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आप क्या करेंगे, आप रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है, आप आईडीवी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर के लिए, आप एड ऑन जो भी चाहिए कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, एक प्रीमियम आएगा, वो प्रीमियम का पेमेंट करो, पॉलिसी हाथों हाथ रिलीज हो जाती है। वहीं पे अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
कि अगर पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है तो कितना टाइम हो गया एक्सपायर हुए, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तो 15 से 45 दिन हुए हैं, जो कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है, तो बिना इंस्पेक्शन के आपकी कस्टमर की पॉलिसी रिन्यू हो सकती है। पर अगर तो उससे ज्यादा दिन हो गए तो आपके कस्टमर की पॉलिसी रिन्यू करने के लिए इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज, अगर पॉलिसी पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, प्रीमियम बढ़ रहा है। तीसरी चीज, अगर आपके कस्टमर की पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है और उसको 45 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आपके कस्टमर को बेसिकली एनसीबी बेनिफिट, भले ही उसने क्लेम नहीं लिया हो, वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा एडवाइस कीजिए अपने कस्टमर को कि पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले पहले रिन्यू करवाए। जैसे ही पॉलिसी एक्सपायर होने वाली होगी उससे पहले पहले रिन्यू करवाए। इनफैक्ट जब आप ग्रोमो के साथ काम कर रहे होंगे तो जितने भी आप अपने कस्टमर्स हमें देंगे, हमें शेयर करेंगे, हमें रेफर करेंगे, वो सारे कस्टमर्स आपको हमारी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पे दिख रहे होंगे आपके अंडर। और उन सारे कस्टमर्स की जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी की डिटेल है वो वहां पे हम फिल करेंगे। तो जब भी उनकी पॉलिसी होती है और जब उनका रिन्यूअल आएगा तो आप, हमारी ऐप अपने आप आपको बता भी देगी कि उनका रिन्यूअल आने वाला है, आप प्लीज उनको रिन्यू करवा लीजिए। अच्छा, क्लेम प्रोसेस कैसे होती है? ठीक है, बहुत ही सिंपल से दो तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर तो खुद की गाड़ी को डैमेज हुआ, बहुत ही सिंपल है, पहले कंपनी को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, पुलिस को एक्सीडेंट रिपोर्ट कर दीजिए, एफआईआर लिखवा दीजिए, एक सर्वेयर आएगा, सर्वेयर इवेल्युएट करेगा और आपका क्लेम पास हो जाएगा। थर्ड पार्टी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, गलती सामने वाले की थी, सबसे पहले तो सामने वाले से उसका इंश्योरेंस का कॉपी ले लीजिए, क्योंकि वो कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी आगे। फिर एफआईआर फाइल कीजिए और फिर मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल, एक बॉडी है सरकार की, वहां पे जाके आपको बेसिकली रिक्वेस्ट रेज करनी होगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में और एफआईआर के साथ में, और फिर वहां पे सुनवाई होगी आपके क्लेम की। अच्छा, कस्टमर कैसे चूज करेंगे आप पॉलिसी रेफर करने के लिए? बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए, कोई भी चीज कभी भी ना, किसी कस्टमर को रेफर कर रहे हो या बता रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो या बेच रहे हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हमेशा उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझिए। मतलब उस कस्टमर से पूछिए कि क्या उनको खाली थर्ड पार्टी चाहिए, क्या उनको ओन डैमेज चाहिए, क्या उनको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चाहिए, क्या ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चाहिए, क्या जीरो डिप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, तो वो सब पूछिए। ये भी पूछिए कि क्या उनको किसी पर्टिकुलर कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप अपने कस्टमर से पूछेंगे तो आप अपने कस्टमर को बेटर समझ पाएंगे। और उसके बाद में फिर आप उनको सजेस्ट कीजिए। अगर किसी ने बोला कि मेरे को तो ओन डैमेज नहीं चाहिए, तो अब आपकी बारी है। एक बार आपने समझ लिया, अब आपकी बारी है, अब उसको समझाइए कि ओन डैमेज लेना जरूरी क्यों। ठीक है, फिर डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर कीजिए और फिर राइट पॉलिसी सजेस्ट कीजिए उनके बजट के हिसाब से। क्या क्या चीजें, जैसे एग्जांपल्स है कुछ कि कैसे आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। तो आईडीवी, कुछ कस्टमर्स का होता है कि मेरे को तो बहुत आईडीवी, मेरे को ज्यादा से ज्यादा आईडी दिलवाई, ज्यादा से ज्यादा आईडीवी दो। उनको समझाइए कि ज्यादा से ज्यादा आईडीवी से फर्क नहीं पड़ता है, दो केसेस को के अलावा कभी फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप उनको समझाएंगे तो हो सकता है वो समझेंगे, हो सकता है ना भी समझें। ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, उनकी बात के हिसाब से कर लीजिएगा। तो अगर समझ गए तो उन्हीं का फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये जानना, थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव के लिए समझाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज एड ऑन्स। ठीक है, उनसे ये भी पूछिए कि उनकी गाड़ी में कुछ सिक्योरिटी फीचर है क्या, कि आप उसको डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछिए कि भाई, ठीक है, जीरो डेप का अगर कार नहीं है तो जीरो डेप लेना चाहिए उनको। ठीक है, तो इस टाइप से आप अलग अलग एड ऑन्स के अराउंड उनसे पूछ सकते हैं कि ये भी एड ऑन अवेलेबल है, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? ठीक है, तो एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया है कि एक होता है नेटवर्क गैराजेस। नेटवर्क गैराजेस में क्या होता है कि कैशलेस प्रोसेस होता है। आप गाड़ी लेके गए, कैश नहीं आपको देना पड़ेगा, कैश पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी ही बेसिकली सेटल कर लेगी वहां पे। तो एचडीएफसी, अर्गो, बजाज अलायंस में, एचडीएफसी में 7500 से ज्यादा का नेटवर्क गैराज, ठीक है, नेटवर्क गैराजेस हैं। अब बजाज अलायंस में नेटवर्क गैराजेस 4000 प्लस है। ठीक है, इंश्योरेंस इनकर्ड क्लेम रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए 100 पॉलिसीज हम, मतलब 100
पॉलिसीज अगर सेल कर रहे हैं तो उसमें से कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे क्लेम बेसिकली कॉल आउट हो रहा है अमाउंट वाइज, ठीक है। तो ये 82% है एचडीएफसी अर्गो का, बजाज अलायंस का 62% है, ठीक है। पीए कवर दोनों में सेम है, थर्ड पार्टी कवर भी दोनों में सेम है, ठीक है। मेजर जो प्लेयर्स हैं इंडिया में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मोटर इंश्योरेंस, सबसे ज्यादा न्यू इंडिया इंश्योरेंस करता है, फिर एचडीएफसी अर्गो है, फिर टाटा ईआईजी है, बजाज अलायंस है, ठीक है, और आईसीआईसी लोम्बार्ड। ये एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे एक, अगर तो आपको अपने एंड से, तो जैसे हम ना मोटर इंश्योरेंस में सबसे पहले ऑटोमेशन करेंगे, जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम गाइड करते हैं मोस्टली, हेल्थ इंश्योरेंस में हम आपको बोलते हैं कि आप कस्टमर को हमें दीजिए, हम कस्टमर को अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। आपको पॉलिसी होती है, आपको पता चल जाएगा आपकी कस्टमर की पॉलिसी हो गई है, ठीक है। टर्म में भी हम बोलते हैं कि हमें दे दीजिए कस्टमर, हम गाइड कर देंगे। पर मोटर इंश्योरेंस में हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है मोटर इंश्योरेंस, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बाइक में तो एटलीस्ट आप अपने एंड से ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और मोटर में भी, कार में भी आप अपने एंड से एग्जीक्यूट करेंगे इसको। हमारी जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, पर जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा मैं दिखाता हूं कि जो पोर्टल बेसिकली, जहां जो पोर्टल या लिंक हम आपको शेयर करेंगे, जिसको यूज करके आप मोटर इंश्योरेंस या फिर बाइक इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने कस्टमर का, ठीक है। वो लिंक है ये, उसमें काम कैसे होगा वो मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं क्विकली। तो हमेशा ये चीजें पूछ जाएंगी, आपकी कार कौन सी है, तो कस्टमर की कार कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आरटीओ कहाँ का है, ठीक है, HR 26 है, DL 3 है, ठीक। आरटीओ सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन ईयर गाड़ी का सेलेक्ट करेंगे, प्रीवियस पॉलिसी में देखेंगे कि वो एक्सपायर्ड है कि नहीं है, क्लेम कभी लिया है कि नहीं लिया है। तो जब ये डिटेल डालेंगे तो आपको कंपैरिजन पेज मिल जाएगा, जहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या चाहिए आपको, ओडी कवर चाहिए, क्या चाहिए क्या, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट किया तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, स्टैंड अलोन, क्या चाहिए, क्या कोई सिक्योरिटी फीचर एग्जिस्ट करता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किस टाइप का है, कंपनी के नाम पे गाड़ी है क्या उस इंडिविजुअल के नाम पे गाड़ी है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। पीए कवर तो लेना जरूरी है, ठीक है। एनहांस योर कवर में ये एड-ऑन्स है, एड-ऑन सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर अगर तो 1 साल नॉन क्लेम फ्री ईयर गया है, ठीक है, तो 20% एनसीबी है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। 2 साल गया है 30% है, 3 साल गया है 40% है। सही अमाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि वरना क्या पॉलिसी रुक जाएगी, बीच में अटक जाएगी, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटेल डालेंगे, और फिर एक आईडीबी वैल्यू हमेशा, जैसे ये रेंज है तो इसमें से ऐसे सेलेक्ट कीजिए कि कस्टमर को जोर भी ना आए, ठीक है, उनकी पॉकेट पे भार भी ना पड़े, और उनकी सारी चीजें कवर भी हो जाए। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि आपको फिर एक प्रीमियम दिख जाएगा। ये जो प्रीमियम आपको दिखेगा ये विदाउट जीएसटी है, विदाउट जीएसटी। मोटर में जो प्रीमियम दिखता है विदाउट जीएसटी होता है, विदाउट जीएसटी है, इस पे जीएसटी लगेगा ऊपर, और फिर एक्चुअल अमाउंट आएगा, ठीक है। और फिर आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप अमाउंट समझ में आता है कस्टमर को जिस भी कंपनी का, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप जैसे ये अमाउंट देखा आपने जीएसटी के साथ में, तो 10,000 बना जीएसटी के साथ में, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया पॉलिसी। उसके बाद में आपको पेमेंट लिंक जनरेट करने के लिए ये सब को बेसिकली गो थ्रू करना पड़ेगा। ये आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स डालनी है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी पे ही आपके कस्टमर को इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। फिर ये पेज खुलता है प्रपोजर डिटेल्स। प्रपोजर का मतलब होता है प्रपोज कौन कर रहा है, ठीक है। तो प्रपोजर, यूजुअली प्रपोजर वही होता है जो कि जिसकी गाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उनका प्रोफेशन डालेंगे। याद है मैंने आपको बताया था कि ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे फीचर्स जो डेमोग्राफिक रिलेटेड फीचर्स हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सब आपने डाला, एड्रेस डाला, नॉमिनी की डिटेल्स डाली, नॉमिनी कौन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या नॉमिनी का नाम है, ठीक है, और साइड में आपको पूरी डिटेल दिख रही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद में, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं अपन, ठीक है। फिर ये आती है गाड़ी की डिटेल। अब ये गाड़ी की डिटेल में
गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, कोई फाइनेंसर है क्या, अभी किसी से लोन ले रखा है क्या गाड़ी पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी की डेट नंबर क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी की डालनी होती है। तो आरसी कस्टमर का आइडेंटिटी प्रूफ, कस्टमर की आरसी, वो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि आप देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है हमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के लिए हमें वो आरसी डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, तीन डॉक्यूमेंट आप गांठ बांध लीजिए, आरसी, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी और कोई आइडेंटिटी प्रूफ कस्टमर का जिसकी गाड़ी है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन भरी जा सकती है, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में जैसे हम डालेंगे, ये देखिए फिर समरी आती है, और समरी के बाद में नीचे लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो समरी आ गई, उस समरी में आप सारी चीजें देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और नीचे है प्रोसीड टू पेमेंट। और जैसे इस प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं, एक पेमेंट लिंक आता है, वो आप कस्टमर को शेयर कीजिए, कस्टमर पेमेंट कर देगा, आपकी पॉलिसी डन। बहुत ही सिंपल है, आप अपने एंड से खुद से भी कर सकते हैं ये चीज। तो इसलिए हम आपको लिंक शेयर करेंगे और आप अपने एंड से इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो ये हो गया अपना मोटर इंश्योरेंस के बारे में पूरा डिटेल में।